हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसके ऊपर एक 20 नंबर का क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है पेपर में। अब टॉपिक इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जी हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर लॉ ऑफ टॉर्ट में जरूर क्वेश्चन आता है, और ये इंडिपेंडेंटली भी एक अलग से एक्ट होता है जिसके बारे में डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे जुडिशियल सिस्टम में ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को आपको मिलेंगे जो कंज्यूमर कोर्ट्स के केसेस होते हैं। तो आपको इसका बेस पता होना चाहिए। हमारे देश का जो सबसे पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 में बनके तैयार हुआ था। अक्टूबर 1986 में ये बनके तैयार हुआ और दिसंबर 1986 में इसको एनफोर्स किया गया था। 1986 में ये पहला कंज्यूमर एक्ट आया, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुई, और लास्ट जो कंज्यूमर अमेंडमेंट हुई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, वो हुई थी 2019 में। 2019 में कई सारे प्रोविजंस इसमें ऐड ऑन किए गए थे, इसीलिए हम कहते हैं इसने 1986 वाले एक्ट को रिप्लेस कर दिया था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, और ये 1986 में पहली बार बना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय 2019। अब इसका जैसे कि नाम ही बताता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए बनना या कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो इसका पहला अगर आप वो लिखें नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसमें आप पहले लिखेंगे फॉर बेटरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स या कंज्यूमर्स, फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर कंज्यूमर काउंसिल्स बनाना, ताकि वो उनके डिस्प्यूट्स को सेटल कर सके। देखिए, अगर मैं एक बात करूं नॉर्मल कंज्यूमर की, तो हम एक कंज्यूमर हैं। हम मार्केट में बहुत सारे गुड्स खरीदते हैं, बहुत सारे सर्विसेज लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट होते ही हैं। किसी ने खराब सामान दे दिया, किसी ने एक्सपायर्ड सामान दे दिया, किसी की सर्विसेज अच्छी नहीं लगी, तो वहां पर हम सबकी जो ग्रीवियंसेस हैं, हम सबकी जो परेशानियां हैं, उसको कौन रिड्रेस करेगा? तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके पास जाके हम शिकायत कर सकें, उनको जाके बोल सके कि हमें ये इशू है, तो हमारा ये इशूज कौन सॉल्व करेगा। तो उसके लिए ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये बनाया गया, जिसके तहत कंज्यूमर काउंसिल्स बनाए गए, कंज्यूमर फोरम्स बनाए गए, जिनका काम है ऐसे डिस्प्यूट्स को सेटल करना जो कंज्यूमर बियर कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। अब इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को मैग्ना कार्टा ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। अब मैग्ना कार्टा आपको समझ आना चाहिए कि मैग्ना कार्टा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, जिसमें पहली बार ह्यूमन राइट्स लिखे गए थे। इस वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अगर आपको एक अतिशयोक्ति देनी होती है, तो हम उसको मैग्ना कार्टा बोल देते हैं लॉ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ताकि हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को चेक कर सकें, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, डिफेक्ट्स अगर गुड्स एंड सर्विसेज में हैं, डेफिशिएंसीज हैं सर्विसेज में, तो उसके लिए हम उनको रिड्रेस कर सकते हैं। सपोज मैं कोई सैलून गई और मेरे वहाँ पर अगर मैंने कोई उनसे सर्विसेज ली और मेरी स्किन पे कोई एलर्जी हो गई उसकी वजह से, तो आई कैन सू देम। मैं उनके ऊपर जाके केस फाइल कर सकती हूँ, बट ये कहाँ करूँगी? क्योंकि मैंने सर्विसेज ली हैं, तो ये कंज्यूमर कोर्ट में होगा। तो इसके लिए आपको कंज्यूमर फोरम की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब एक कंज्यूमर को बेस्ट सर्विसेज देना, बेस्ट चॉइसेस देना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोड्यूसर के दोनों के लिए काम करना। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए काम करता है, दोनों के लिए काम करता है। मार्केट देता है दोनों को। अब इसमें टाइप्स ऑफ राइट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ राइट्स जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमें मिलते हैं? सबसे पहला होता है राइट टू सेफ्टी। आपका ये हक है कि आप सेफ रहें, आप हैजार्डस चीज़ें ना खरीदें, आप सेफ चीज़ें खरीदें, आप क्वालिटी वाइज गुड चीज़ें खरीदें। हर चीज़ का क्वालिटी चेक होना चाहिए। अब अगर आप कोई सामान लेने जा रहे हो, सामने वाले ने आपको सामान गलत दे दिया, एक्सपायर्ड दे दिया, हैजार्डस सामान दे दिया, तो यहाँ उसकी गलती है, आप उसको सूट कर सकते हैं। तो राइट ऑफ सेफ्टी आपका पहला राइट है। दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब है आपको सारी जानकारी पाने का पूरा पूरा अधिकार है। अगर आप सेलर से पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। आपका हक है क्योंकि इन्फॉर्म्ड रहने का। तीसरा आपका राइट है राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब आपके पास ऑप्शंस भी होने चाहिए। अगर आप कोई सामान लेने जाते हैं या कोई सर्विस लेने जाते हैं, तो सामने वाला आपको सर्विसेज की सारी चॉइसेस बताएगा, गुड्स की जितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं वो सारी बताएगा। ये आपका अधिकार है। आपने देखा होगा कई लोग इरिटेट हो जाते हैं अगर हम बार बार उनसे कोई सामान निकाल के दिखाने के लिए बोलते हैं, तो सम शॉपकीपर्स बिहेव इरिटेटिवली। तो वहाँ आपका अधिकार है, वो आप उसे बोल सकते हैं कि आपको दिखाना पड़ेगा सामान। उसके बाद है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब आप जो भी बात बोलेंगे आपकी सुनवाई होगी। तो वहां पर राइट टू बी हर्ड का भी आपका राइट है कि आपकी कही हुई बात को सुना जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट होता है राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब होता है आप एक कंज्यूमर हैं और एक कंज्यूमर के जितने राइट्स हैं वो सब के सब आपको पता होने चाहिए, उसी को हम राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन कहते हैं। एंड लास्ट वन इज राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब क्या है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया है, कोई आपको गलत सामान दे दिया गया है, कोई आपको डेफिशिएंट सामान दे दिया गया है, सर्विसेज दे दी गई हैं, तो उसमें आपको रिड्रेसल पाने का पूरा पूरा अधिकार है। बनाया क्यों गया ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कंज्यूमर के बेनिफिट्स के लिए, उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम की एक चीज़ है जिसके तहत आपको प्रोटेक्शन मिलता है। आपने अक्सर ये लोगों जो है एक स्टेटमेंट सुनी होगी, टैगलाइन सुनी होगी, जागो ग्राहक जागो। ये क्या है? ये यही चीज़ है कि आपको अवेयर कर रही है गवर्नमेंट कि आपके राइट्स हैं, आप उसको इस्तेमाल करें। अब कंज्यूमर काउंसिल्स बनाए गए वहाँ पर। ये जो है कंज्यूमर काउंसिल्स ये एस्टैब्लिश किए गए हैं नेशनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर, तीनों ही लेवल पर बनाए गए हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ये गाइड करते हैं आपको कि किस तरीके से आप केस को फाइल कर सकते हैं। इनफैक्ट 1986 वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी थी केसेस फाइल करने में, बट जो अब 2019 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया उसके बाद से तो ये चीज़ें बहुत ही आसान हो गई हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। अब इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, अगर जैसे मैंने केस फाइल किया तो अब उसको सेटल करने के लिए हमारे पास कौन सी अथॉरिटी है? अब हमारे पास यहाँ पर 3 अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम को हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम भी बोलते हैं। इसी तरीके से स्टेट कमीशन, स्टेट फोरम या स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम भी बोल सकते हैं। एंड लाइकवाइज हम नेशनल लेवल पे भी बोलते हैं। तीनों का काम एक ही है, सेम टू सेम वर्क है, बस इनका जो दायरा है काम करने का वो अलग है। अगर आपका जो कंज्यूमर है जिसको ग्रीवियंसेस हुए हैं, अगर उसको ग्रीवियंसेस, उसका जो दावा है वो 1 करोड़ से कम का है तो ही विल गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर उसका जो दावा है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का है तो वो जाएगा स्टेट फोरम में, और अगर उसका दावा 10 करोड़ से ऊपर का है तो वो जाएगा नेशनल फोरम में। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को सेट करती है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट फोरम भी बना सकती है। फिर होता है स्टेट कमीशन जिसको स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है, और नेशनल को नेशनल गवर्नमेंट बनाती है। तो ये हमारे 3 तरीके के फोरम्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इन तीनों का काम है कंज्यूमर के ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करना। अब इसमें तरीका क्या है फाइलिंग करने का? सबसे पहले तो आपको जब भी आपने कोई सामान या सर्विसेज लिए हैं उसके 2 साल के अंदर अंदर ही आप इसको फाइल कर सकते हैं। सपोज आज अगर मैंने ये पेन खरीदा और ये पेन खराब आ गया तो इसके बाद मैं सिर्फ आज की डेट से 2 साल तक ही इसके ऊपर कंप्लेंट डाल सकती हूँ। अगर 2 साल के ऊपर 1 दिन भी हो गया तो मैं वो राइट खो दूंगी अपना। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास सारे बिल्स होने चाहिए, आपके पास रसीद्स होने चाहिए। बिना बिल एंड रसीद्स के आप केस फाइल नहीं कर सकते। तीसरा, इसमें आप अपनी जो कंप्लेंट है वो किसी भी लैंग्वेज में लिख के दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट इज आपका इसके अंदर बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, और आप इसमें ई फाइलिंग भी कर सकते हैं। मतलब आपको इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी ही देनी है जाके, आप इसमें ई फाइलिंग भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसमें रिसीट्स वगैरह जो हैं वो साथ में लगाएंगे, और आपको एक्नॉलेजमेंट भी लेना पड़ेगा साथ में, सो दैट यू कैन ट्रैक दैट। अब अगर बात करें 2019 वाले एक्ट की, 2019 में जो एक्ट आया उसमें क्या क्या चेंजेस आए? 2019 में जो एक्ट आया वो इन्फोर्स हुआ जुलाई 2020 में, और उसकी नीड क्या थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी जो मार्केटिंग है वो डिजिटलाइज होती जा रही थी, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, हर चीज़ डिजिटल वे में हो रही है, तो डिजिटल होने की वजह से क्राइम भी बढ़ रहा था। तो क्राइम बढ़ने की वजह से इनको ज़रूरत पड़ी इसके अंदर संशोधन करने की, अमेंडमेंट करने की, ताकि उसको अमेंड करके हम लोग चीज़ों को सॉर्ट कर सकें। अब आप ऑनलाइन बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, वहाँ से पेमेंट्स लेते देते हैं। अब तो फिर बहुत स्मूथ हो गया। पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा पेमेंट्स में घपले होते थे, बहुत ज़्यादा सामान में होता था प्रॉब्लम, तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था आपके पास, तो कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी। अब अवेयरनेस आने की वजह से अब ये वेबसाइट्स भी डरने लग गई, इनको पता है 2 मिनट में एक्शन हो जाएगा, तो इस वजह से अब ये भी घपले कम करते हैं। तो सर्विसेज को थोड़ा फास्टर किया इन्होंने, क्योंकि बहुत लंबे लंबे केसेस चलते रहते थे, तो उसको भी थोड़ा फास्टर किया इन्होंने। नया क्या क्या आया है यहाँ पर इसमें 2019 वाले में? सबसे पहले तो इन्होंने कंज्यूमर को और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिफाइन कर दिया, यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन दे दिया है इसका। ठीक है, आप चाहें तो गूगल करके इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं।
इसके अलावा इन्होंने सीसीपीए बनाया, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसमें उनका काम था इन्वेस्टिगेशन करना और सुओ मोटो किसी भी केस को उठा के उस पर जजमेंट करना, उस पर एक्शंस लेना। इसके अलावा ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट शुरू की इन्होंने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी प्रॉब्लम्स को इन्होंने सॉर्ट किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम शुरू किया। फिर इसके बाद इन्होंने प्रोडक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या कि पहले क्या होता था, जो सामान बनाता था सिर्फ उसकी लाइबिलिटी होती थी। सपोज मैंने कोई सामान लिया और वो सामान खराब निकला तो जिसने बनाया उसकी लाइबिलिटी है, सेलर वाले की नहीं थी। मगर अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रोडक्ट का सेलर, प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर, तीनों को घसीटेंगे हम इस चीज में। अब इसकी पनिशमेंट में पेनल्टीज और इम्प्रिजनमेंट दोनों ही आती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेनल्टी पे ही आप छूट जाओगे। अगर आपका अपराध ज़्यादा है या पेनल्टी पे नहीं करते हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। अब इन्होंने एक और बहुत अच्छी चीज़ शुरू की, एडीआर मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्यूसल मेथड शुरू किया, जिसमें मीडिएशन के जरिए भी इन्होंने इन केसेस को सॉर्ट करने का सोचा कि अगर कोई केस बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है और हमें इसको जल्दी से निपटाना है तो हम इसको मीडिएशन में भी रेफर कर सकते हैं। तो कंज्यूमर कोर्ट्स वाले मीडिएशन के लिए डाल देते हैं और उसके बाद मीडिएशन से होने वाले फैसले के बाद उस पर कोई अपील नहीं की जा सकती। उसके बाद इसके फायदे क्या हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के? टाइम बाउंड रेड्रेसल है, ठीक है, टाइम के अंदर अंदर इनको करना होता है सॉर्ट। काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इनको बहुत जल्दी सॉर्ट करना होता है। एडीआर मैकेनिज्म काफ़ी इजी है मीडिएशन के जरिए, एंड सिंपल प्रोसेस कर दिया इन्होंने काफ़ी ज़्यादा। तो ये ओवरऑल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें 1986 और आपका 2019 दोनों इंक्लूड होता है। आप इसी को बना के लिखेंगे जब भी आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिड्रेसल फॉरम्स के बारे में बताइए, या आपको केस बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे कि एक लड़का है, उसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, बताइए वो कौन सा, उसको 9 लाख का कॉम्पेंसेशन लेना है, तो आप बताइए वो कौन से वाली फोरम में जाके अप्लाई करेगा। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया 1 करोड़ से नीचे नीचे का है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा। अगर उसको 20 करोड़ का लेना है तो मैंने आपको बताया कि 1 से 10 वाला जो होता है वो बीच वाला स्टेट का होता है, और 10 से ऊपर वाला नेशनल लेवल पे। तो जहाँ जैसे उसको 20 लाख का लेना है तो वो नेशनल लेवल पे जाएगा, 20 करोड़ का, सॉरी। तो डिपेंड करता है, आपको वो लोग ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकते हैं। इसमें ज़्यादातर आते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है, या फोरम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपसे पूछ लेंगे पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये 3 ही क्वेश्चन देखे गए हैं आज तक, 20-20 नंबर में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इनको रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई नोट्स चाहिए या एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज ऑन 9953330840. You will get any type of help here. आपको regarding project files, notes, anything you can get here. All the best for your exams.